भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक साथ फिर एक बार हाजिर हूं। और आज जो बातचीत का सिलसिला है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर है। उन्होंने एक बात कही, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाबत एक बात कही, लेकिन उस बात को लेकर बात इतनी आगे चली गई कि अभी कुछ देर पहले एक खबर और आई कि कांग्रेस के ही कुछ नेता लोग जो हैं उनके इस बयान से असहमत हैं, नाराज हैं। बहरहाल राहुल की बंटवारा पॉलिटिक्स की बात है। बात दरअसल ये है कि उन्होंने एक बात अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की संदर्भ में कही थी। पहले वो बात की तरफ हम चलते हैं, उसके बाद मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे और ये सिलसिला शुरू करेंगे। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। नलिन कोहली जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच राधिका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ एक बार फिर से शरीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कैमरा सेट कर रहे हैं और उसके बाद कुछ देर में बोलना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सोनम महाजन जुड़ रही, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दक्षिण भारत से हैं, बेंगलोर से आ रही हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और उत्तर भारत के ठेठ कहना चाहिए जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बगैर कोई वक्त गवाए कुछ देर पहले खबर आई है कि कुछ कांग्रेस के नेता लोग भी नाराज हैं। हालांकि वो वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कुछ सवाल भी उठाए थे। मैं राधिका की तरफ रुख करना चाहूँगा। राधिका, ये कहना कि मुझे वायनाड पसंद है कोई बुरी बात नहीं है, ये कहना कि मुझे फलां शहर पसंद है इसमें भी कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि केरल के लोग मुद्दे पर बात करते हैं, लोगों ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारत के लोग मुद्दे पर बात नहीं करते। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके शो पे मैं कई सालों से आ रही हूँ और इस शो की जो खूबसूरती है वो ये है कि जो एकदम बर्निंग मुद्दा होता है उस दिन का, उनके ऊपर भी हम बोल सकते हैं और बेझिझक बोल सकते हैं। टॉपिक चाहे कुछ भी हो, आप वो मौका देते हैं। तो सबसे पहले तो आज प्रतीक जी मैं एक मास्टर स्ट्रोक के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। क्या बात है, वाह कहिए, वाह क्या बात है मास्टर स्ट्रोक। मुझे तो लग रहा था कि ये नहीं, माफी मैं चाहूंगा, ये मत समझिए कि मैं रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा था लोगों ने कहा ये तो ब्लंडर है और आपने सेल्फ गोल मार दिया, लेकिन आप कह रही मास्टर स्ट्रोक है, तो सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक सुन लेते। मैं वो मास्टर स्ट्रोक के बारे में सबसे पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी जो एक आत्ममुग्ध प्रचार मंत्री ने किया है। वो मास्टर स्ट्रोक जिसमें उन्होंने सरदार पटेल जी का नाम हटाकर अपना नाम चिपका दिया है। इतना बड़ा मुद्दा, बड़ी बड़ी बातें करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी बड़ी विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई थी। बार बात में उनके सामने, उनकी मूर्ति के सामने जो ड्रामा किया था प्रधान सेवक जी ने, हाथ जोड़ने का, झुकने का, क्या हुआ? आज सब धरा के धरा रह गया। और फिर एक डाइवर्जनरी टैक्टिक सामने आ गई। और वो डाइवर्जनरी टैक्टिक क्या कि अपनी चीजों को छुपाने के लिए फटाफट से विपक्ष के ऊपर या सबसे ज्यादा जरूरी राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दो। क्यों भाई, आप बात करिए ना। 100 रुपए पेट्रोल डीजल आज फिर दाम बढ़ गए, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। 100 दिन हो गए, आज आप साफ गोई से बोलने वाली राधिका आज कहीं मुझे लगता है बचाव करती हुई नजर आ रही हैं। नहीं प्रतीक जी, मैं उस बात पे भी आ रही हूँ। आप आइए ना, सीधे उसी पे आइए, उसी मुद्दे पे आते ना।
हाँ। जहां जहां भाजपा के पैर पड़ते हैं वहां वहां समाज का बंटाधार हुआ है, वहां वहां फैली है नफरत और वहां वहां फैली है सांप्रदायिकता। और ये तो सबने देश में देखा है। राजनीति का धर्म बनाना चाहिए, पर इन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति करी है, देश को बांटने की राजनीति करी है। इसीलिए इनको लगता है कि हर इंसान जो कुछ बोलता है वो सिर्फ बांटने का काम करता है। अरे इनका तो इतिहास गवाह है कि बांटने वाले को, जो देश बांटना चाह रहे थे, उनको लंबे लंबे माफीनामे कर दिखे थे और उनके लिए मुखबरी करते थे। तो ये बार बार इस शब्द से ना, बांटना बांटना से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, चाहे किसी भी बात पे देश को बांटने का नाम हो। अब आप देखिए वो लव जिहाद के कानून जो ये लेकर आए हैं, और उससे ज्यादा सबसे जरूरी तो कल ही हमने देखा, इनके एक नेता है भाजपा के, कपिल मिश्रा, जो कहते हैं मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूं, मैंने जो अपने बात कही थी। और ऐसे शब्द प्रतीक जी, जो मेरी जबान अभी लड़खड़ा जाए आपके यहाँ पे बोलने का, और वो किन के लिए बोल रहे थे? यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, जेएनयू के बच्चों के लिए, जामिया के बच्चों के लिए, वो सबने देखा। ये चीजें हैं जो बांटती हैं देश को। इन्हीं चीजों का आईना दिखाने का काम तो राहुल जी ने अपने बयान में कहा। नलिन कोहली जी जवाब देंगे, इंतजार कर रहे हैं। नलिन कोहली जी, मैं आपके पास बिल्कुल बगैर कोई वक्त दबाए सीधे आपके पास जी, आप बांटने का काम करते हैं, नफरत की पॉलिटिक्स और डिवाइड की पॉलिटिक्स आप करते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं उधर। हालांकि उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने राधिका से पूछा था। राधिका, मैं जवाब दूंगा उसका, मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है उसमें और कुछ बातें कहां तक सही हैं, मैं बोलूंगा जी। सॉरी प्रतीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं प्रतीक जी, इसमें कोई ज्यादा मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो राहुल गांधी जी के पक्ष में उतरने वाले हर व्यक्ति की विडंबना है कि कैसे राहुल गांधी जी के बयानों पर वो कोई स्पष्टीकरण दे या कोई बात बताए, क्योंकि राहुल गांधी जी अद्भुत बयानों के साथ लगातार आते हैं। उन्होंने ये कह दिया, मतलब पूरे उत्तर भारत को हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया, ये भूल गए कि उनकी सगी माता जी जो है वहां रायबरेली से सांसद है। तो मतलब क्या वो एक हल्के इलाके का प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधि है। उनकी बहन जो है उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, उससे बड़ा राज्य तो है नहीं, तो एक हल्के इलाके में काम कर रही है। 10 साल खुद वो प्रतिनिधि रह चुके हैं अमेठी के, उससे पहले उनके पिताजी भी किसी जमाने में। तो राहुल गांधी जी, और आज देश के अंदर में जिसको कहते हैं पिटिशन, वो फाइल हो गए हैं अपने असेंबली में। बिहार में संजय मयूख जी ने किया, वहां उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, निंदा करते हुए इस बात का। आगे चलिए, पौंडीचेरी में, पुदुचेरी में उन्होंने कह दिया कि मछुआरों की मंत्रालय ही नहीं है, भूल गए गिरिराज जी है, 2019 से। फिर केरल में उन्होंने विभाग वर्ग डाल के बात को दोहराया। अब राहुल गांधी जी अगर इस प्रकार की बात करें जिससे कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है दुखी हो जाए या उन्हें तकलीफ हो, तो उनके प्रवक्ता या उनके पक्ष में बोलने वाले टीवी पे कैसे इस पर कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो इस विषय से तो भागेंगे ही, और जौनपुर की मूली से ब्रह्मांड के रहस्यों तक कोई और विषय ढूंढने में जरूर लग जाए। जी, बहुत शॉर्ट टिप्पणी कांग्रेस के प्रवक्ता, वेरी 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 शॉर्ट। राधिका, फिर इसके बाद मैं फिर एक बात बोलूंगी प्रतीक जी। ये चीज राहुल जी ने क्यों बोली? उन्होंने आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि भाजपा का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं साउथ में, कर्नाटक को छोड़ के। तो वो नफरत जो वो नॉर्थ में फैलाते आए, ये पूरा विश्व देख रहा है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, और ये राम जी के नाम पे ही राजनीति करते हैं। क्या इन्होंने बार बार सांप्रदायिकता नहीं फैलाई है? क्या लव जिहाद हम नहीं देख रहे हैं क्या बार बार? और इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ फिशरीज के बारे में बात करी नलिन कोहली जी ने, बहुत ही अच्छा हुआ। पर राहुल जी ने तो एक बार फिर आईना दिखाया ना, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि उनके मंत्री सामने तो आए। हमें तो लगता था कि वो मंत्री सिर्फ एक ही लाइन जानते हैं, और वो बात है गिरिराज जी बात बात पे बोलेंगे इन्हें पाकिस्तान भेजो, इन्हें पाकिस्तान भेजो। उन्होंने पाकिस्तान लोगों को भेजने के अलावा और काम किया ही किया है। क्या ऐसा किया है हमारे मछुआरों के लिए? तो वो जब कुछ कर ही नहीं रहे तो वो मिनिस्ट्री ना होने के बराबर ही है। तो बार बार जो राहुल जी ने एक सवाल उठाया कि मंत्रालय नहीं है, तो यही तो बात है। क्या मैं मुद्दे पे लौटता हूं, हमारे मछुआरों के लिए? मैं मुद्दे पे लौटता हूं, सोनम महाजन, सही दाम मिले। मैं मुद्दे पे आता हूं। सोनम महाजन कर्नाटक से, बेंगलोर से, जी सोनम महाजन। जी प्रतीक जी, पहले तो मिनिस्ट्री ना होना और ना के बराबर होना दो अलग अलग चीजें हैं। डेफिनेटली इट्स नॉट फैक्चुअल कि आप इतने बड़े मन से ये बात कह दें कि मिनिस्ट्री है ही नहीं जब वो है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की मानसिकता तो बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत देर से ऐसी है। 2015 में भी अगर आपको याद होगा तो खारगे जी ने ये पार्लियामेंट में कहा था, जब राजनाथ सिंह जी ने इंटॉलरेंस पे आई थिंक डिबेट चल रही थी, और उन्होंने कहा था कि आप तो आउटसाइडर्स हैं, आर्यंस हैं, तो आप कहाँ से हमें सिखाएंगे, हम तो 5000 साल से आपकी
की प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। तो ये जब बीजेपी को टारगेट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो रेसिज्म से भी नहीं चूकती है, बहुत दुख की बात है। और अगर जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, नॉर्थ इंडियन वोटर जो है वो सोच नहीं पाता या वो मुद्दों के लिए वोट नहीं करता, तो आई थिंक राहुल गांधी जी आज भी फिर Of course, राधिका मुझे मालूम है ये नहीं कहा, राधिका ये नहीं कहा, मुझे मालूम है, राधिका मुझे मालूम है, मैंने आपकी बात सही है, राधिका ये नहीं कहा, लेकिन ठीक है बोलने दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। जी सोनम। हाँ जी, ये तो अंगूर खट्टे है वाला मामला है कि आपको एक कॉन्स्टिट्युएंसी से वोटर ने वोट आउट कर दिया है, तो अब आप वोटर के पीछे ही चले जाएंगे। ये तो हमने तब भी देखा था जब राहुल गांधी जी हारे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अरे जिसको जवाब चाहिए मेटी का जाओ जाके प्रधानमंत्री से मांगो। तो यही तो कारण है ना कि राहुल गांधी जी आज जो है वो है। अगर वो थोड़ी सी भी जिम्मेदारी से बात करते, या कांग्रेस पार्टी जो एक लीन हो गई है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में, एक समय था कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी जब वो सेंटर में रहते थे, पर आज ये एकदम वो जो रेडिकल लेफ्ट की तरफ चले गए। यही तो कारण है ना कि देश की हिंदू ने इनको नकार दिया है। और अगर इनको लगता है कि ये फर्दर ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे, जात पात रिलीजन, और फिर पावर में आएंगे, तो भगवान उनका भला करे। मैं लौटता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं लौटता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है साथियों। आत्मनिर्भर भारत के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर हम काम कर रहे हैं। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के लिए लगभग 25 ट्रिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे यहां रोजगार और डिमांड को भी बढ़ावा देने वाले हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि अनेक इन्वेस्टर्स भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की सोच रहे हैं। ऐसे सभी साथियों का स्वागत है और मेरा सुझाव है गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से बहुत मदद मिलेगी। इस सेंटर को इंटरनेशनली कंपेरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत गवर्न किया जाएगा। ये आपके लिए काम करने का एक बेहतरीन बेस हो सकता है। ऐसे ही अनेक प्लग एंड प्ले सुविधाएं भारत में देने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, ये समय भारत की विकास यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो निर्णय अब लिए गए हैं, जिस लक्ष्यों की तरफ देश बढ़ रहा है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति पूरे प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा और बढ़ाएगी। दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही है। ये एस्पिरेशंस बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। आइए हम सभी इन अवसरों का उपयोग करें, एक बेहतर दुनिया के लिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। और इतनी बड़ी तादाद में आज आप इस संवाद में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पास गहरा अनुभव है, देश और दुनिया का अनुभव है। आपके उत्तम सुझाव हम लोगों को इन चीजों को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, बजट में जो बातें आ चुकी है, सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, जिन बातों को मैंने आज उल्लेख करने का प्रयास किया है, मुझे आपकी भी मदद चाहिए तत्काल तेज गति से इंप्लीमेंट करने का रोड मैप बनाने में। मुझे विश्वास है कि आप सबका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य भारत की इस आशा अपेक्षा दोनों मिलकर के एक नई दुनिया निर्माण करने की ताकत पैदा करते हैं। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, आपके सुझावों का इंतजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री बोले थे, लेकिन मैं सीधे जी डिबेट की तरफ फिर से रुक करूंगा। और मुद्दा आज ये था कि
जो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे एक ताज़ा बयार लगती है जब मैं वायनाड में होता हूं या केरल में होता हूं, और उत्तर भारत की जो राजनीति है वो फर्क है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर डिबेट ओपन करेंगे। देखिए, मेरा तो मानना है कि पूरब हो पश्चिम हो, उत्तर हो दक्षिण हो, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, और पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्र की बात में एक ही बात सामने आती है। प्रतीक जी, आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा भी जानती है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इधर उधर की नहीं, सीधी बात बताइए, सही बात या गलत बात? आ रहा हूं ना। अरे मैं तो पूरे उत्तर पश्चिम दक्षिण सबकी बात कर रहा हूं ना, क्योंकि हमें हिंदुस्तान की बात करनी है। तो पूरे हिंदुस्तान से एक ही आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल पे चर्चा नहीं करना चाहती है, किसान के सम्मान पे बात नहीं करना चाहती है, बेरोजगारी से आत्महत्या और उस पे बात नहीं करना चाहती है, अर्थव्यवस्था देश की टूट रही उस पे बात नहीं करना चाहती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही उस पे चर्चा नहीं करना चाहती है, बेरोजगारी बढ़ रही है उस पे चर्चा नहीं करना चाहती है, लोगों की कमर टूट गई है, लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, बच्चों को स्कूल में रख नहीं पा रहे, फीस देने के पैसे नहीं है। ये राष्ट्र की समस्या है प्रतीक जी। क्या राष्ट्र की समस्या ज्यादा बड़ी है या व्यक्ति की बातें ज्यादा बड़ी हैं? राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, लेकिन राष्ट्र पे चर्चा नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको लगता है सोनम कुछ कहना चाह रही हैं, सोनम महाजन कुछ कहना चाह रही हैं, तो राष्ट्र की बात कर रहे होते। सोनम महाजन कुछ कहना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की बात कर रही थी। प्रतीक जी, एक मिनट, एक सेकंड, जाति धर्म की बात कर रही थी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। की बात करने लगी। उत्तर प्रदेश के सदन में मुख्यमंत्री जी खड़े होकर रंगों की बात कर रहे हैं। कोई लाल पहन के आता है, कोई हरा पहन के आता है, कोई पीला पहन के आता है, कोई नीला पहन के आता है। सोचिए, कितने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रंगों का अपमान कर रहे हैं। होली का त्योहार है, पवित्र रंगों का त्योहार आने वाला है, सब एक दूसरे पे नया नया रंग, हर तरह का रंग डालते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं। यही तो हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। और क्या बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? रंगों गलत बोला? तो क्या गलत क्या बोला? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, क्या गलत क्या बोला? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, हिंदुस्तान को, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कहीं गलत क्या बोला? योगी, हिंदुस्तान गरीब जनता की चर्चा नहीं होगी, हिंदुस्तान के मजदूरों की चर्चा नहीं होगी, क्या यहाँ सुनिए तो डॉक्टर साहब सुनिए तो, की चर्चा नहीं होगी, महिलाओं की चर्चा नहीं होगी, उनके परेशानियों की चर्चा नहीं होगी। कमाल की बात है ये। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है प्रतीक जी, और ये देश के लिए खतरनाक है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए खतरनाक है कि देश की सरकार समाज के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ज्यादा शर्म डॉक्टर अनुराग भदौरिया, राष्ट्र के लिए ऑडियो डॉक्टर अनुराग भदौरिया, खतरनाक ये बात भी है कि दूसरे की बात ना सुनना, ये भी बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरों की बात तब सुनी जाएगी जब दूसरे बात राष्ट्र के लिए करेंगे, व्यक्ति विशेष की बात से आपको। अब आप सुने, हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सोनम कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद में सतीश प्रकाश जी को। अनुराग जी, अगर व्यक्ति बड़ा है तो हम लोग व्यक्ति की पूजा करते हैं, राष्ट्र क्यों? राष्ट्र बड़ा है ना, राष्ट्र की समस्या। अनुराग जी, बात यहाँ चल रही है राहुल गांधी जी का जनता पे, उत्तर प्रदेश की जनता पे निशाना साधने की, जहां से उनकी बहन जो है खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं। आप बात कर रहे हैं भाजपा की। आप ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने जब वोटर को ही कह दिया कि वोटर को ही चुनना नहीं आता है, कि उसको इन अ वे, दिस इज व्हाट ही हैज सेड, कि जो उत्तर भारतीय वोटर है, जो वहां का मतदाता है, उसको नहीं पता कि किस तरह के लीडर को उसको चुनना है। तो क्या आप ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं कि अमेठी का जो वोटर है उसको सोल्यूशन की बात करनी नहीं आती, उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए कंपेयर टू दक्षिण भारतीय वोटर, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप बात करें भाजपा की, बात यहाँ पे भाजपा की नहीं चल रही है, बात यहाँ पे वोटर की चल रही है, जिसको राहुल गांधी जी ने अपमानित किया है। ये नहीं, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चोर है, डकैत है, मैं तो इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता। फिर क्या करेंगे आप अपनी सरकार को हटा दीजिए। आपकी सरकार के लोग ही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगातार किसानों का अपमान करते जा रहे हैं। मैं तो मेरी सरकार नहीं, आपकी भी सरकार है, आपकी भी सरकार है, प्रधानमंत्री तो आपकी भी है, सरकार तो आपकी भी है। मेरे अकेले वोट करने से तो ना तो सरकार बनती है, ना तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अनुराग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाने का जनता। ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी, 2 बार उन्होंने हाथ उठाया। जी, क्लैरिफाई करना चाह रही है कुछ चीज। जी, मुझे ना
प्रतीक जी, एक तो समझ नहीं आ रहा, ये जो सरकार के घोषित प्रवक्ता यहाँ बैठी है, ये बार बार राहुल जी के बयान को तोड़ मोड़ के क्यों बोली जा रही है? आप सोनम महाजन की बात कर रहे हैं? इनको भी डर लगता है क्या जी? इनको सच बोलने से डर लगता है क्या? इनको भी डर लगता है, मतलब क्या हुआ? नहीं 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 राधिका, इनको भी डर, आप बोलिए ना, मैंने तुरंत टोका। शायद आपके पास कंटेंट नहीं है, इसलिए यू स्टूपिंग डाउन टू पर्सनल अटैक्स। बिग बॉस, बिग बॉस खत्म हो चुका है, कंटेंट सब छोड़ दीजिए। बिग बॉस में जानती हूँ आप बड़ी फैन है, कंटेंट बोलना बंद करिए, मुद्दों की बात मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। मैं बोल लूंगी, बोल लीजिए, आप बोलिए, आपका कंटेंट पूरा हो गया, बिग बॉस से बाहर आइए। मैं पते की बात कर रही हूं, मैंने किसी का पक्ष तो लिया ही नहीं। मुझे तो दिक्कत ये है कि आप वोटर को क्यों अपमानित कर रहे हैं? मैडम आपको दिक्कत हो रही है कि मैंने आपको भाजपा का घोषित प्रवक्ता बोल दिया, लेकिन आपको एब्सोल्युटली आप मुझ पे एस्पर्शंस लगाएंगे तो मुझे ही दिक्कत होगी ना, राहुल गांधी जी को दिक्कत थोड़ी ना होगी, मुझे ही होगी ना। मैं ना ऐसे मुझे ही होगी ना, मेरा कोई गॉडफादर तो बैठा नहीं है, नहीं कर सकती। मेरी बात आप मुझसे करेंगे, अनलाइक यू, सोनम महाजन मैं रोकता हूं आपको। पार्टी को दिक्कत होगी, मेरी कोई पार्र्टी नहीं है, सो यू स्पीक फॉर योरसेल्फ। सोनम मैं आपको रोकता हूं जी। राधिका प्लीज क्लैरिफाई, राधिका प्लीज वेरी क्विकली राधिका। एक चैनल एक जो भी कह के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ राधिका सबका सम्मान है। सोनम को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। नहीं जानना, आप तो कल दूसरी पार्टी ज्वाइन करके बैठेंगी, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। आप लोगों का क्या है, आज आप इस पार्टी को डिफेंड करते हैं, कल आप किसी और पार्टी में होंगी, आपसे मैं क्या बात करूँ? आप लोगों को दीन धर्म कोई आपकी आइडियोलॉजी है क्या? आप मुझे मत सिखाइए मैं क्या हूँ। राइट सोनम राधिका गो अहेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्पीक टू यू। अगर ये झूठी औरत का आप माइक कम कर देंगे तो मैं इनको पैनल पे ही बता दूं कि मैं उस परिवार से माइंड योर लैंग्वेज मैडम, प्लीज राधिका आराम से, राधिका शब्दों का ध्यान रखेंगे। बता देती हूँ, मैं इनको अपनी मैं कैसे रेस करी गई हूँ और मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ और मैं किस विचारधारा से आती हूँ, ये बता। आप नेशनल टीवी में बैठ के पर्सनल अटैक कर रहे हैं। राधिका कूल डाउन, राधिका कूल डाउन। बैठ जाती हूँ। नहीं राधिका, आई हैव अ नेम, एड्रेस मी एज सोनम। सोनम का ऑडियो डाउन करेंगे, सोनम का ऑडियो डाउन करेंगे। राधिका प्लीज ऐसे अल्फाजों से बचेंगे, शब्दों से बचेंगे जो अपमानित करते हैं। झूठी तो आप बोलिए, अब अपने कंटेंट पे आइए। राहुल गांधी ने अपब्रिंगिंग पे जाएंगी तो मैं नहीं कोई नहीं जा सकता, किसी को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है जी, किसी को इजाजत नहीं है। से कहती हूँ कि मेरे दादा परदादा जेल में रह के आए हैं 15-15 साल इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। ताम्रपत्र मेरे घर में 2 हैं। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, तो ये प्लीज मेरी अपब्रिंगिंग की बात मत करिए। मेरे देश के, मेरे घर के परिवार के जिन्होंने मुझे अपब्रिंगिंग दी है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। तो आप मत बताइए कि मेरी अपब्रिंगिंग क्या है। मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलती नेशनल टेलीविजन पे। मैं किसी का आपके नेता बोलते हैं ना, वो आपका काम नहीं राधिका कूल डाउन, राधिका बीच में बोलेंगी। राधिका मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। मैं करेगा यहाँ पे राधिका एक गिलास पानी पियेंगे सर, एक गिलास पानी पियेंगे राधिका, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। दोनों लोगों को मैं शान से रोकता हूँ। सतीश प्रकाश जी उत्तर भारत से हैं और ये बयान कैसे देखते हैं आप? जी सतीश प्रकाश जी। नहीं देखो, मेरे हिसाब से इसमें कुछ देखिए, इसके बारे में बेहतर तो कांग्रेस के लीडर बता सकते हैं, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी अमेठी को छोड़ करके वायनाड क्यों गए, इसके बारे में बहुत बेहतर तो राधिका जी बता सकती है। देखो, मेरा 2-3 चीजें हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा सरकार से कुछ सवाल मैं पूछ सकता हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ सकते हैं, या ईरानी जी भी उत्तर प्रदेश से तो है नहीं, वो आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है, तो ये राइट राहुल गांधी जी के भी पास है कि वो भारत के किसी भी हिस्से इसमें तो किसी ने सवाल नहीं उठाया ना, इसमें तो बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया ना। नहीं, सवाल यही है ना, आज तो नहीं उठाया ना। देश के प्रधानमंत्री जी है, आज देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने दिल पे हाथ रख करके ये कहते हैं कि उन्होंने उनके मन से भारत बसता है या गुजरात बसता है। अगर उनको किसानों की बात करनी हो तो उत्तर भारत के किसानों की बात का जवाब भी वो जाकर के बाकायदा गुजरात के कच्छ में खड़े होकर के जवाब देते हैं। अगर वो उत्तराखंड के नेशनल पार्क में अगर मगरमच्छ के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो चर्चा वो कहीं ना कहीं गुजरात के मगरमच्छों की बात करते हैं। और यही मोदी जी लोकसभा के अंदर 15 दिन पहले
अगर पुलवामा अटैक से पहले 15 दिन पहले मात्र 8 गुजराती जो पर्यटक मारे गए, उनका वृत्तांत बताते बताते लंबे लंबे आंसू बहाते हैं। एक भी आंसू अगर उनके मन से निकला हो कभी पुलवामा के शहीदों के लिए, ये दुर्भाग्य था क्या कि गुजरात का कोई व्यक्ति उसमें अगर शहीद हो जाता तो आंसू निकल जाते। देखिए मैं सतीश जी मैं आता हूँ आपके पास अभी, मैं आता हूँ। सवाल ये तो वृहद रूप है, यही नहीं आप तो इसकी पॉजिटिविटी बोल रहे हैं। गुजरात का व्यक्ति जाके कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और वो वायनाड में लड़ सकते हैं, लेकिन यही देश की, लेकिन आप जब आबो हवा का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, किसने पढ़ाया? यही बीजेपी जब महाराष्ट्र में अपनी जमीन तलाश कर रही थी, तब उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से बाकायदा डंडे मार मार के भगाया जा रहा था। अभी 4 साल पहले गुजरात में इन्हीं मोदी जी के प्रदेश में बिहार के लोगों को बाकायदा वहां से नकेला गया। आपको दूध बेचना है पहले सतीश जी मैं इस बात को नहीं मानता। ऑडियो में रोक रहा हूँ सतीश जी, ऑडियो रोक रहा हूँ मैं, और सतीश जी ऑडियो रोक रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मोदी जी का गुजरात नहीं है और ना राहुल जी का वायनाड है, ना केरल। ये मुल्क सबका है, बराबर है, और इस पे बिल्कुल मैं बहुत स्पष्ट, ना जबान लड़खड़ाएगी ना मेरे कहने में कुछ। ये मुल्क सबका है। मोदी जी ने, मोदी जी का है गुजरात, या हम बोल ही नहीं सकते कि नहीं वो मोदी जी का गुजरात हो गया और या केरल हो गया, वायनाड हो गया राहुल जी का। ये क्या है? ना नलिन विल आंसर, नलिन प्लीज रिस्पॉन्ड, नलिन प्लीज रिस्पॉन्ड। तो मैं आता हूं अवधेश जी। देखिए आपके ना प्रोग्राम की एक खासियत है कि तर्कों के आधार पे बहुत चर्चाएं होती है, और मैं आपके प्रोग्राम को बहुत एक अच्छे बौद्धिक स्तर का प्रोग्राम मानता हूँ। मैं प्रतीक जी आपकी बेफजूल में तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो जनरल इंप्रेशन आपके कार्यक्रम का, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल शो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके शो की क्षमता बढ़ती है जब हम सब मिलकर उस शो में उस रूप से बोलते हैं। उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्कों के आधार पे जिसको जो कहना है कहे। भाई संविधान ने किसी को यहाँ इस कार्यक्रम में रोक थोड़ी ना दी है कि वो अपनी बात नहीं रख सकते, आप भी पूरा अधिकार उनको दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम संयम से बोले तो शायद दर्शकों को ज्यादा आनंद आएगा। मेरा ऐसा एक सुझाव है, किसी को पसंद आए, अगर पसंद नहीं आए तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा किसी की भावना को किसी तरीके से ठेस पहुंचाने का कतई कोई इच्छा नहीं। अब विषय पे लौट जाते हैं, ठीक है ना। ये मोदी जी का एक मिनट मैंने सुन लिया भाई साहब, मैंने सुन लिया आपकी बात में। नहीं है सर, आपने, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दुख दर्द की बात भी उनके मन में आए। सिर्फ बीजेपी और राजनीतिक दलों को, हाँ, लेकिन आप ऐसा है ना भाई साहब, फायदे नुकसान की बात ही आएंगे ना। अगर उनके मान में, अब मैं कुछ कह दूं विषय पे प्रतीक जी, या मेरे बोलने में? बिल्कुल सर, मैंने आप ही को बोला। नलिन जी किसानों की बातों का जवाब भी वो गुजरात की भूमि से देंगे और गुजरात में खड़े होकर के ये बताएंगे उत्तर भारत के किसानों को कि सतीश जी सुन लेते हैं, सतीश जी सुन लेते हैं। सतीश जी अभी अवधेश जी नहीं बोले। सतीश जी का मॉडल इस देश में चलेगा क्या, है ना? अगर गुजरात का मॉडल, नहीं गुजरात का नहीं चलेगा, जो अच्छा है वो चलेगा, जो अच्छा है। नहीं सतीश जी, नो प्लीज ऑडियो डाउन सुनना चाहते। ना सतीश जी ऑडियो सुन, ऐसा नहीं। ये भाषण देखिए ऐसा है, मैं आपको मैं गलत फहमी पहले मैं दूर कर दूं। हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि एक प्रोग्राम में आकर एक भाषण का मंच बन जाता है। भाषण के लिए एक मंच है, जाइए, नहीं रोका है, वहां जनता के सामने बेहिचक जो कहना चाहते कहिए ना, हम भी कहते हैं, आप भी कहिए। लेकिन अब आ जाते हैं, मतलब ये कहां पर लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री या देश के कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री को अलग करिए, कोई भी व्यक्ति, ये अधिकार किसने आपको दे दिया सतीश जी? और गलतफहमी कि वो उसी तरीके से बोलेंगे जैसे आप चाहते हैं। आप कौन है? संविधान से ऊपर है, आपका संविधान है, जैसे बोलना है, जिसको बोलना है वो वैसे ही बोलेगा। आपका प्रश्न पूछना अपनी जगह है, लेकिन ये इच्छा नहीं जोड़ सकते आप कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बोलेंगे, इसी भूमि से बोलेंगे, इसी शब्दों पे बोलेंगे और इन्हीं विषयों पर बोलेंगे जो सतीश जी ने तय किया है। ये मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, ये अहंकार है आपका। ना ये अहंकार है आपका, ये अहंकार। अब आइए किसानों पे, देखिए ऐसा मैंने टोका नहीं सतीश जी को, मैंने टोका नहीं, और ये मैं इसे बदतमीजी मानता हूँ, मैं इसे बदतमीजी मानता हूँ। ये बदतमीजी है, आपने उनको ये बदतमीजी है सतीश जी, ये बदतमीजी है सतीश जी, ये तर्क नहीं, ये तर्कहीन व्यक्ति जो है। मैंने ऑडियो रोका, ऑडियो रोके प्लीज, ऑडियो रोके, मैं ऑडियो रोका। सतीश जी कौन सी तमीज है? सतीश जी अपनी बात रखने का मुझे अधिकार नहीं है। सतीश जी आप तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर हैं आप बात क्या तो सुन लीजिए। प्रोफेसर हैं ये यहाँ राजनीति करना चाहते हैं क्या? प्रोफेसर बात हैं? सुनिए। प्रोफेसर क्लास में होंगे, यहाँ शो पे राजनीति कर रहे हैं और बोलने की भी क्षमता किसी को नहीं रखते, सुनने की क्षमता इनमें नहीं है। ये क्या बात हुई? मैंने इनकी बात नहीं सुनी। हर शब्द से मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं, डंके की चोट में कह रहा हूं, नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मुझ में सुनने की क्षमता थी। प्रोफेसर होकर क्या समझ रहे हैं कि मुझ पे ज्ञानवर्धन करेंगे और इस रूप से करेंगे कि राजनीति है? एक एक करके आते हैं। क्या आप किसानों पे बात करना चाहते हैं? हर चीज जो मैं कहता हूं, 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में हर 4 महीने में पैसे जाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। किस प्रधानमंत्री ने किया? 8 करोड़ महिलाओं की उज्ज्वला गैस कनेक्शन है इस देश में। 90% रिपीट सिलेंडर लेते हैं और उनमें से उन उज्ज्वला कनेक्शन में से पूरे कोविड काल में 3 उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। 3 लाख करोड़, कोई भूखा नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों तक अनाज गया है कोविड में। कोविड में हर आदमी ने दाना बुलाया, पता नहीं क्या क्या बुलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज किसी से पूछिए तो भारत का जो कोविड मैनेजमेंट है अच्छा माना जाता है। किसी को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग राजनीतिक दृष्टि से देखते। देखें, जरूर देखें। और आइए आप गुजरात मॉडल की अगर बात करते हैं, देश के आज प्रधानमंत्री हैं, वो आज अगर गुजरात ये भी बता दीजिए लगे यार, किसानों की इतनी आपको चिंता है तो किसानों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की आपने? किसी ने 2 शब्द बोले, 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। मैं आ रहा हूँ, अवधेश जी नहीं बोले हैं। मैं 1 by 1 वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ। माफी मांगते हुए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि सारे बीजेपी से बहुत सारे लोग आते हैं, कांग्रेस से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत डिबेट में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, लेकिन नलिन कोहली जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कभी उत्तेजित, मैंने आज तक उनको डिबेट में कभी उत्तेजित होते नहीं देखा। लेकिन हाँ, सवाल इस बात का है, जितना नलिन कोहली जी का सम्मान है उतना ही सतीश जी का भी सम्मान है, जितना सोनम का है उतना ही राधिका खेड़ा का। और ये सारे लोग सम्मानित है। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक लिख रहा है, ये उसके पास ये व्यक्तिगत तौर पर उसकी छूट है। और नलिन जी के बारे में तो कहूंगा कि बहुत बहुत संयमित होकर बात पूरी सुनते हैं, और जब मैं नाम लेता हूं तब उसके बाद बोलते हैं कि मैं बोल लूं, वो भी तब भी पूछते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ, और ये बात की राजनीतिक विश्लेषक ये उसका अपना अधिकार है। उसने कहा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक लिखना चाहता हूं, तो ये उसका अपना राजनीतिक विश्लेषक है। राधिका खेड़ा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अवधेश जी के पास जाना चाहता हूं, देन आई विल गिव यू टाइम। जी राधिका, अवधेश। प्रतीक जी, ये जो आज का आपका विषय है, ये इसका 4 मूल बिंदु था कि बड़े नेताओं को अपने विचार और उनके शब्दों के चयन की दृष्टि से कितना सतर्क होना चाहिए। कांग्रेस के चुनावी भविष्य की दृष्टि से भी, राहुल गांधी के कांग्रेस के नेतृत्व की क्षमता की दृष्टि से, और देश में दक्षिण के अलावा उत्तर में जमीनी मुद्दे लोग उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, इसकी दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे भाई लोग अगर इसको जाना था, जापान पहुंच गए, चीन बनाने पर तुले हैं, तो उनको मुबारक हो। मैं तो अपने को यहीं तक केंद्रित रखूंगा। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य केरल में है, इसके लिए पहला जो मेरा वाक्य यह है कि एक शायद थोड़ी कांग्रेस के भविष्य की दृष्टि से एक बेहतर रणनीति को थोड़ा अपने शब्दों के चयन में और जुबान पर संयम न रखने के कारण कैसे जोखिम में डाला जा सकता है, इसका एक दुखद उदाहरण है ये। देखिए, कांग्रेस की इस समय की रणनीति यह है कि यद्यपि उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में तात्कालिक रूप से हम नरेंद्र मोदी को 2-3 राज्यों को छोड़ दे बहुत ज्यादा चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन साउथ के कई राज्यों में चूंकि भाजपा की वो स्थिति नहीं है और वहां हमारा जनाधार बचा है, इसलिए हमको वहां फोकस करना चाहिए। और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी वहां से कुछ सफलता ले आते हैं, तो उनके नेतृत्व पर वो G23 या G43 क्वेश्चन उठा रहा है, वो शायद उस पर कुछ विराम लगेगा और नेतृत्व उनको स्वीकार होगी। तो ये रणनीति गलत नहीं है, क्योंकि 1977 में भी जब पूरे देश ने नकारा था, तो साउथ में आपको मालूम है 153 सीटें कांग्रेस को आई थी, जिसमें से 91 सीटें साउथ ने दे दी थी, आंध्र ने 42 में से 41 सीटें दे दी थी, तो ये कर्नाटक ने 28 में से 26 सीटें दे दी थी। 2009 में अगर कांग्रेस 200 को क्रॉस किया था, आप देखेंगे कि साउथ का उसमें सबसे ज्यादा योगदान था। तो रणनीति की दृष्टि से ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए यह कहना जरूरी था
कि मैं जब अमेरिका में गया तो हमने कहा कि भाई केरल में जाने से मुझे ताजगी मिली, वहां के लोग जमीनी मुद्दे उठाते हैं, और मैं उत्तर भारत की राजनीति करता था तो मुझे शायद बेहतर वो वातावरण, दूसरे वातावरण में काम करता था, यहाँ के लोग मुद्दे उठाते हैं, जमीन पर जाते हैं। अब ये भले उनकी भावना जो रही हो, लेकिन उत्तर भारतीय लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी ने हमारा अपमान किया है। अब कांग्रेस की जो मीटिंग आज हो रही है, वो लोग खुल के बोलेंगे नहीं, लेकिन लोगों ने असहजता महसूस की है, और जिस ढंग से स्मृति ईरानी और भाजपा ने मुद्दे को उठाया है, उसी ढंग से ये 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां से कांग्रेस लगभग साफ है, 1 सीटें है लोकसभा में, और उत्तर भारत के और दूसरे भारत के अन्य रीजन में भाजपा के अलावा दूसरी विरोधी पार्टियां भी मुद्दा बनाएंगे। पूरा कर लूं, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलता हूं, मुझे आधे घंटे, आपने जो है 40 मिनट बाद तो मुझे बुलाया है, मैं लंबा बोलता भी नहीं हूं, लेकिन एक विषय रखता हूं ताकि इतना लंबा बोलने के बाद और कितना लंबा बोलोगे प्रभु? इतना लंबा तो बोल दिया, तब से तो बोल ही तो रहे हो भाई। टीवी डिबेट में इतना बोल दिया, आप 3 मिनट से 4 मिनट से बोल रहे हो प्रभु। मैं कमाल है प्रभु। आपको इस विषय से, अरे प्रभु बोलिए 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 बोलिए, राष्ट्र के मुद्दों पे भी बात कर लीजिएगा। अगर आपका मन भर गया हो तो राष्ट्र के मुद्दों पे भी थोड़ा बोल दीजिएगा। अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी मुद्दों पे भी 1-2 प्रकाश डाल। अरे नहीं राष्ट्र के मुद्दों पे भी तो बात कर रहा है, डाल दीजिए लगे। आपने पूछा कुछ ही बोलते कुछ है, मैं विषय पर अंतिम लाइन में बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए अवधेश जी, बोलिए, लास्ट लाइन सेंटेंस बोलिए। ऐसा है कि अब बीच में तो मैं आज नहीं चाहता था बोलूं, क्योंकि मैं विषय पर बोलता हूं। मेरा कहना यह है, और तथ्यतः यह गलत है प्रतीक जी, क्योंकि आपने भैया जी कहीं के बाद जिले जिले प्रखंडों में उत्तर भारत का दौरा किया है। एक एक जिले में जाइए, प्रखंड में जाइए, मुद्दों की लड़ाई, गैर राजनीतिक संगठन जो है, जन संगठन है, सामाजिक संगठन है, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, भोजन फूड के लिए। उस पे बोलो 150 किसानों की मौतें हो गई, उसके बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, उस पे बोलो। दुनिया भर की बातें बोल रहे हो, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई कमर तोड़ है। ठीक है, मैं रोकता हूँ, मैं दोनों को रोकता हूँ, मैं दोनों को रोकता हूँ। अवधेश जी को रोकता हूँ, और राखो, दोनों की ऑर्डर डाउन, दोनों की ऑर्डर। डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं अपनी जरूर कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है अवधेश जी, मैं साउथ में नहीं गया शो करने, मैं गया। मैंने एक सोसाइटी में जो चेंज है उसके बारे में तो मैं कह सकता हूं, और मुझे कहने में बेहिचक, मुझे तो कोई वो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर भारत में, ऑफकोर्स नलिन जी मैं आ रहा हूं, उत्तर भारत में तड़क भड़क बहुत ज्यादा है। साउथ में वो सादगी बहुत जरूर दिखती है, और वो बड़ी बड़ी चार्मिंग है, और वो बहुत उसका चार्म है। वो साफ गोई जो है ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि उत्तर भारत में नहीं है, वह व्यक्ति बहुत साफ गोई के साथ नहीं बोलता है। ताजगी यहां भी है, ताजगी वहां भी है, लेकिन तड़क भड़क है। और वो जो चेंज है वो सबको एविडेंट है। शायद वो बोलते बोलते वो कोई चीज ऐसी बोलना चाह रहे थे जो आपने कहा कि वो नहीं चयन कर पाए शब्दों का। मैं कोई वो नहीं दे रहा हूं, उनको एस्केप नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात सही थी। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मैं देता हूं, राधिका। प्रतीक जी, मुझे नाउ डिबेट इज ओपन, नाउ डिबेट इज ओपन। जी प्रतीक, एवरीबॉडी कैन स्पीक, कोई भी बोल सकता है, डिबेट ओपन है। जी, उम्मीद करूंगी जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, बार बार मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। राहुल जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत अंतर है। बिल्कुल अंतर है। दक्षिण भारत में अभी तक भाजपा नफरत की राजनीति नहीं फैला पाई है, क्योंकि कर्नाटक के अलावा उनका कहीं पे अस्तित्व नहीं है। और सच्चाई की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ यही बात कही, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रतीक जी, देश के क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, आंधे मुंह गिरा हुआ जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों को जो वीरगति और चीन द्वारा भारत पर सरजमी पर कब्जा हो रहा है, वो मुद्दे नहीं है। जो एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, वो मुद्दा नहीं है। 100 रुपए का डीजल हो गया है। 100 दिन से ज्यादा किसान हमारे बैठे हुए हैं वहां पे। मोदी जी के आंसू तो नहीं टपके उनके लिए, पर बहुत चीजों के लिए आंसू बार बार आ जाते हैं मोदी जी के। तो क्या गलत बोला राहुल जी ने अगर वो बोला है कि क्योंकि भाजपा उत्तर भारत में ज्यादा राजनीति करती है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं साउथ में, तो डिफरेंस तो आएगा ही। यहाँ पे लव जिहाद का कोई कानून नहीं है। यहाँ पे बार बात पे अगर कोई हिंदू और मुसलमान लड़का लड़की साथ होते हैं तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप पाकिस्तान जाओ, यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है और उनके घर में घुस के उनको मारा जाता है। ऐसा नहीं होता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आपने जब शुरुआत करी थी प्रोग्राम की, तो आपने हमारी जो माननीय मंत्री साहिबा हैं उनका एक क्लिप दिखाया था जिसमें वो राहुल जी को एहसान फरामोश करा रही थी। एहसान फरामोश कौन है प्रतीक जी?
क्या मैडम पूरे देश को ये बताएंगी कि एहसान फरामोश वो खुद स्वयं है जो इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, लेकिन इस प्रदेश की बेटी जो बलात्कार की पीड़िता थी, जिसकी मौत हो गई, उसके परिवारजनों को उसकी बॉडी तक नहीं मिली थी कि वो उसको अग्नि दे सके, उनकी आवाज तो वो बनी नहीं। और जब वो खुद ऑपोजिशन में थी, चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े सिलेंडर लेके घूमती थी पूरे देश में, एलपीजी के बारे में बोलती थी, महंगे प्याज के दामों के बारे में बोलती थी। राइट राधिका, राइट नलिन जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आपका चांस है। मैं विकास मंत्री, महिला मंत्री और उत्तर प्रदेश की सांसद उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए चुप, राइट हमें ज्ञान दे रही है। ऑफ कोर्स राइट। सोनम महाजन। प्रतीक जी, हर क्षेत्र का अपना उसकी कुछ खासियत होती है। राइट मैं मानता हूं, इस बात से सहमत हूं आपकी, 100% इस बात से सहमत हूं मैं आपकी। केरल में मैंने माना बहुत ज्यादा लिटरेसी है, वहां लव जिहाद का मुद्दा ऐसा नहीं है क्योंकि उठता नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार उठाना नहीं चाहती, तो इसका मतलब है नहीं है कि ये नहीं है कि है नहीं। ये एनआईए ने भी की भी बहुत सारी आप रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जहां पे इस इशू को बार बार रिकअप किया गया है। आप केरला के कोर्ट्स के भी ऑब्जर्वेशंस देख लीजिए, इट्स बीन ऑब्जर्व्ड कि वहां पे लव जिहाद का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये, जो लव जिहाद का लॉ है, बहुत सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये किसी भी एक धर्म को लेके ये लॉ नहीं बनाया गया है। और अगर आपको किसी एक क्षेत्र में जाके, मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी जी अगर वहां गए हैं, उनको वहां से एक चुनाव लड़ना है, तो ऑफकोर्स वो वहां की अच्छाई करेंगे, पर आप उसके लिए जरूरी नहीं है ना कि आप किसी और क्षेत्र को उठा के वहां की बुराई करना शुरू कर दे, क्योंकि वो भी मतदाता है, ये भी मतदाता है। केरल के अपने इश्यूज हैं, उत्तर प्रदेश के अपने इश्यूज हैं। और बार बार ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो वहां का एक कनेक्शन निकाल लेते हैं। अगर वेस्ट बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बंगाल का ये कनेक्शन था। तो कांग्रेस को कौन मना कर रहा है? आप अपने पॉजिटिव कनेक्शंस निकालें, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट एज एन इंडियन मुझे ये दिक्कत है कि जब कोई ये बोलेगा कि क्योंकि मैं इतने सालों से साउथ में रह रही हूँ, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे तो किसी साउथ इंडियन ने, किसी दक्षिण भारतीय ने ये नहीं बोला कि तुम लोग मुद्दों की राजनीति नहीं करते, हम लोग ऐसा करते हैं, हम तो बहुत मिलजुल के ही रहते हैं। तो फिर ये नेता क्यों चाहते हैं कि हम लोग बट जाएं? ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये अपने मतदाता पे क्यों डालना चाहते हैं? जी राधिका, अगर ये सवाल है। आपको मुद्दों की राजनीति करनी नहीं आती तो आप अपनी बात करें, आप जी राधिका, ये सवाल है। जी राधिका, ये सवाल है। बहुत दुख होता है प्रतीक जी, जब बार बार से ना असली मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार ये चीजें बोलते हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपको ये फर्क इसीलिए दिखता है सोनम जी साउथ और नॉर्थ में, क्योंकि मैं फिर बोलूंगी वहां पे नफरत फैलाने वाले, नफरत के बीज बोने वाले लोग, भाजपा सरकार, आरएसएस की विचारधारा नहीं पहुंच पाई है। अभी भी दक्षिण भारत बचा हुआ है नफरत की राजनीति से, और ये सच्चाई है। इसीलिए वहां पे और यहाँ पे बहुत अंतर है। यहाँ पे और ये सच्चाई है। क्या आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश में क्या किस बात पर राजनीति करती है? भगवान श्री राम पर, जो हमारे आराध्या हैं, उनके नाम पर राजनीति करती है। वो राजनीति हमें साउथ में नहीं दिखाई देती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुद्दों की राजनीति हो रही है, और इसीलिए सोनम जी, कर्नाटक के आगे आप लोग आगे पहुंच ही नहीं पाए। और कायदे से तो नलिन को देना। जी जवाब दीजिए। खरीदी हुई सरकार है, जल्दी से नलिन के पास जाना चाहता हूँ। भाजपा ने एमएलए खरीद के सरकार बनाई है। दोबारा आपको भी राधिका जी, अभी इस चीज को हफ्ता भी नहीं हुआ है, वीडियो उठा के देख लीजिए मल्लापुरम में किस तरह की परेड निकाली गई है, तलवारों के साथ, अल्लाह अकबर के नारों के साथ, और वहां पे क्या किया गया है। इसलिए आप ये मत कहिए कि वहां पे नफरत की राजनीति नहीं चलती है। हर जगह के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, शॉर्टकमिंग्स होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरे एरिया को उठा के इसको डिमोनाइज कर दें। आप कैसे कह सकती हैं आईसिस की जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो सदर्न स्टेट से है? अब क्या आप उसको जनरलाइज करेंगे बैठ के? कश्मीर से इतनी आईसिस की पार्टिसिपेशन नहीं है जितनी केरला और तमिलनाडु से। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे नफरत की राजनीति नहीं होती है? नफरत की राजनीति ना होती तो वहाँ के लोग उठ के जाके टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन नहीं करते। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आप उसमें अंतर कर लीजिए। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भाजपा को आईएसआईएस से कंपेयर नहीं आती। इसका जवाब तो नफरत देंगे, मैं नहीं दूंगी प्रतीक जी। इन्होंने फैलाने वाले लोग हर जगह होते हैं, नफरत फैलाने वाले लोग। नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी, नलिन जी, राइट, मैं रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ। सोनम जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपने ये देश के साथ
सामने बता दिया कि ISIS और भाजपा RSS एक ही विचारधारा है। थैंक यू सो मच। राइट, नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी। थोड़ा वापस गंभीर डिबेट पे आए, लेकिन मेरे हिसाब से सोनम जी ने एक अच्छा विषय भी उठाया। आईसिस और की ग्रोथ जो है साउथ में है, उसका ना तो भाजपा ना कांग्रेस से है। और मैं राधिका जी से विनम्रता से कहूंगा कि आईसिस जैसे एक बिल्कुल इनह्यूमन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना प्लीज किसी राजनीतिक दल से मत करिए। आप जो है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी जा रहे हैं। मतलब जो आईसिस ने महिलाओं के साथ किया, याजदी के साथ जो विश्व में किया है, उसको दोहराया नहीं जा सकता टीवी शोज पे। मुझे लगता है अपनी राजनीति जरूर करिए आप राधिका जी, लेकिन इस हद तक मत लीजिए कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कंधा आपको यूज करना पड़े एक राजनीतिक पॉइंट को लाने के लिए। दूसरी बात, आपने कहा नहीं, मुझे खत्म करें लेकिन नलिन जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सोनम जी ने कहा मैं भाजपा की बात कर रही थी, मुझे जो बात समझ आई, ISIS की बात कर रहे थे। मेरी बात मुझे जो कहना मैं था आपके मैंने बीच कह में दिया। कभी नहीं बोलती, ना मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरे बीच में बोले, लेकिन ये क्लियर करने की जरूरत थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा। ये सोनम जी के शब्द थे। मैं भाजपा की बात कर रही थी, उनकी नफरत की राजनीति की बात कर रही थी, वो बीच में उन्होंने कंपेयर किया। मैं कभी नहीं कहती, मैं कभी भी नहीं। ठीक है राधिका, राइट राधिका, अलग हो सकती है। राइट। नलिन जी, मेरी एक परेशानी आप सबसे बेहतर इस पैनल में सबसे अच्छा समझेंगे, क्योंकि टेलीविजन आप बहुत अच्छा बेहतर जानते हैं, वो ये कि ब्रेक लेना होता है। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद आता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सीधे डॉक्टर अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास रुक करता हूँ। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मगर इस वक्त गवाए। देखिए, आपने देखिए आपकी 1 घंटे की लगभग डिबेट में सारे प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन कहीं भी इस बात की किसी ने भी चर्चा नहीं की कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। हिंदुस्तान क्या चाहता है इसकी बात नहीं है। सभी चुनाव लड़ते हैं इस बात पे ना कि तो कल हम डिबेट रखेंगे ना इस पे, कल हम इस पे डिबेट रखेंगे कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। रखिए ना। अरे तो हिंदुस्तान में सभी आते हैं ना। आप जो चर्चा इस बात पे हो रही है, चर्चा तो इस बात पे भी होनी चाहिए ना कि किस तरह की बातें देश में चल रही हैं। आप देखिए, एक नया फॉर्मूला आपने इजाद कर दिया है, ये जो कहते हैं ना राजनीतिक विशेषज्ञ, ये राजनीतिक विशेषज्ञ की परिभाषा हमें समझा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं ऑडियो रोकना चाहता हूं, ऑडियो रोकिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कल मैं आपको अभी फिर मौका दूंगा बोलने के लिए, अभी तुरंत दे रहा हूं। मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ रहा हूं। हमारी एक एडिटोरियल मीटिंग होती है सुबह 10:30 बजे। कल से मैं आपको जोड़ रहा हूं एडिटोरियल मीटिंग में। कल से सुबह 10:30 बजे से मैं आपको अपनी एडिटोरियल मीटिंग में जोड़ लूंगा और ये मैं तय करूंगा कि डिबेट क्या होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपको जोड़ूंगा। मैं क्या मीटिंग में कल आज डिबेट किस पे करें 5:45 में भैया जी, क्योंकि अब तो मैं बंगाल जाने वाला हूं। लेकिन मैं तय जरूर करूंगा डॉक्टर अनुराग भदौरिया कि मीटिंग में यह जरूर होना चाहिए कि देश को क्या चाहिए ना। प्लीज ऑडियो ओपन करिए। किसी बीजेपी के नेता ने क्यों नहीं ट्वीट किया? कोई बीजेपी के नेता 150 किसानों ज्यादा मौतें होगी उसके घर क्यों नहीं गया? इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों नहीं बोलते या बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोलते? क्या वो 150 किसान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या 150 किसानों के बच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? वो किसान जिसके बेटे फौज में भी है, पुलिस में भी है, वो इस देश के नागरिक हैं। देश के लिए बाप यहाँ पे अनाज पैदा करके देश का पेट भरता है, तो बेटा वहां फौज में खड़े होकर सीमा पे हमारे देश की सुरक्षा करता है। लेकिन उस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता बीजेपी के नेता। क्या इस चिंता की बात नहीं है प्रतीक जी? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? पिछले 3 महीने से चर्चा हो रही है। 3 महीने से चर्चा देश में हो रही है। मौतें हुई उस पे बात की या पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, किसी ने ट्वीट किया? मैं पूछना चाहता हूं, किसने ट्वीट किया? बीजेपी के बड़े नेताओं ने, जो राष्ट्र की बातें करते हैं यहाँ बैठ के। क्या 100 रुपए ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी? किसी नेता ने ट्वीट किया? किसी नेता ने बोला कि महंगाई बढ़ गई है? क्या राष्ट्र की बात नहीं है? अनुराग जी, क्या महंगाई राष्ट्र की बात नहीं है? बेरोजगार यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, किसी ने बोला? ऑफकोर्स अनुराग जी, मैं आपकी मौत के मुंह में सो रहा है, किसी ने बोला? ये बात नहीं करना चाहते। ये बात कहां की करना चाहते हैं? अल्लाह अकबर की बात लेके आ गई थी अभी, जिसको आप राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हो। ये जाति धर्म की बात करने गलत बात है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये गलत बात है डॉक्टर अनुराग भदौरिया। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, ये गलत बात है। मैंने पहले भी क्लियर किया। ऑडियो डाउन डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। सोनम महाजन प्लीज रिस्पॉन्ड, उसके बाद फिर आप अवधेश जी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ। आप बोले पेट्रोल प्राइसेस का मुद्दा मैंने उठाया है, किसानों का मुद्दा मैंने उठाया है,
अगर किसी को क्योंकि मेरी बातों से बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि उनके पास तर्क पे बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। बाकी मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पूरी डिबेट निकल गई, पर अनुराग जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया अभी तक कि क्या वो सच में मानते हैं कि यूपी का जो मतदाता है वो सॉल्यूशन की राजनीति पे विश्वास नहीं रखता। उसका जवाब वो नहीं देंगे। वो जा रहे हैं फार्मर्स पे। और मैं क्यों ना बात करूं, जब केरला की सड़कों पे ये हुआ है और हमारे ही एक पैनल पे कोई बैठ के कहता है कि केरला में या साउथ में नफरत की राजनीति नहीं होती है, तो मैं क्यों ना जवाब दूं? क्या ये झूठ है? आप जाके उन लोगों से कहिए, उनसे बात करिए। डोंट शूट द मैसेंजर। आप उनसे जाके बात करिए जिस तरह की रैलीज निकालते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? यही आपकी सच्चाई है, क्योंकि आप ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को तो टैकल कर नहीं सकते, क्योंकि यही लोग तो हैं जो आपका वोट बैंक है। इसी तरह के तो लोग हैं जो आप अपने निजी फायदे के लिए जात पात के नाम पे आप लोगों को वोट करते हैं। इसीलिए तो आप इस तरह के लोगों का आप इनकी जो साइड लेते हैं। क्या जरूरत है आपको ऐसे लोगों की साइड लेने की जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अपने देश के दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तान की आवाज करवाते हैं? आप उनकी साइड लेंगे? हिंदुस्तान की एकता की आवाज आपके गले से नहीं निकल सकती। हिंदुस्तान के विकास की राजनीति आपके गले से नहीं निकल सकती कि हिंदुस्तान को क्या सपना दिखाया गया था और क्या हिंदुस्तान आज हो गया है। हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई है? क्या अनुराग जी की आवाज मेरी बहुत निकलती है और सही मुद्दों पे निकलती है। इट्स जस्ट दैट एक समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से मुझे ये सब ना तो कहना है ना तो सुनना है। राम के देश में पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। आप पहले अपनी पार्टी की हालत जाके देखिए। आपने ब्राह्मण, यादव, दलित यही सब तो किया आज तक। अरे मैंने क्या करते रहते बैठ? क्या मैंने मैंने महिलाओं में बोला? आपने बोला आपने क्या? आपने मुझे अटैक कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बार भी मैंने आपसे कुछ कहा? आप मुझे क्यों बार-बार तकलीफ हो रही है? अगर मैंने ये बात नेशनल टीवी पे बोल दी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्लीज कूल डाउन। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्लीज। मैं दोनों को चुप करा रहा हूं। अवधेश जी डिबेट को आगे बढ़ाइए। जी प्रतीक जी, मैं एक बात तो पहले कर दूं डिबेट को। देखिए, पत्रकारिता में अगर हम प्रिंट में हैं तो वहां स्पेस की लिमिट होती है, टीवी में है तो वहां टाइम की लिमिट होती है और एक सब्जेक्ट होता है जिस पर हम केंद्रित होकर बहस करते हैं। जिस दिन किसान पर है, विकास पर है, देश की एकता पर है, वो सतीश जी आ रहा हूं। बिल्कुल मुझे ध्यान है, मैं आपको देता हूं। जी तो मेरा देखिए इस समय जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस को, स्वयं राहुल गांधी के, उनके रणनीतिकार को, उनके जो सलाहकार हैं, उनको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आपका सामना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस भाजपा से है जो रुकना, बैठना और स्थिर रहना नहीं जानती है। 2016 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की बुरी हालत के बाद अब देखिए कैसे उन्होंने काम किया और 2017 आते आते उन्होंने पंचायत चुनाव में अपने को सेकेंड पार्टी बना दिया और आज वो लड़ाई में है। उसी ढंग से तेलंगाना में जो 2018 के चुनाव में वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने 19.5% वोट पाया और काम किया है। तो आप जो कुछ भी आपका टकराव वहां से है, तो कांग्रेस में क्या इस प्रकार का नेतृत्व या राहुल गांधी वो क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं अपने बयानों में, अपनी रणनीति में, जो उनका मुकाबला कर सके? क्योंकि वो राधिका प्लीज रिस्पॉन्ड। केरला का वक्तव्य हो, राधिका प्लीज बहुत जल्दी, वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, क्योंकि मुझे सतीश जी से पूछना है, टाइम निकल रहा है। दो चीज कहूंगी। सबसे पहली चीज, हाँ, राहुल जी बिल्कुल मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते, अवधेश जी, प्रतीक जी, यहाँ पे बैठे हुए सभी पैनलिस्ट, क्योंकि राहुल जी सच बोलते हैं और मोदी जी सिर्फ जुमले देते हैं। और ये मैं नहीं कहती, देश के गृह मंत्री ने स्वयं एक चैनल में अपने बयान में कहा है कि मोदी जी ने सिर्फ जुमला दिया था। राहुल जी हमेशा सच बोलते हैं और गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, प्रताड़ित की लड़ाई लड़ते हैं। और हमें हो सकता है इसीलिए जो बार बार वहां से अमेठी की सांसद अब चुनी गई है, बार बार उन पर सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात भूल ही गई थी कि बिल्कुल सही कहा सोनम जी ने कि वहां पे नफरत की राजनीति हो रही है साउथ में। अरे भाजपा के पार्टनर है AIMM, वहां पे नफरत की राजनीति तो तेलंगाना में वो कर ही रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने फैलाई है। तो भूल ही गए, बिल्कुल सही कहा था, नफरत की राजनीति तो भाजपा के साथ कर ही रहे हैं। वालों में AIMIM भी। राधिका जी बिल्कुल सही कहा अवधेश जी आपने। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए जल्दी बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि वो मुद्दों को भटका करके, जनमानस के मुद्दों को हटा करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के बयानों के ऊपर चर्चा करती है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि ये ट्रम्प कार्ड हो कांग्रेस का।
आप याद कीजिए जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव बंद हो गया तो बाकायदा हिमालय की गुफाओं में छुप करके उन्होंने चुनाव प्रचार किया। आज वही परिपाटी कहीं ना कहीं हो सकता है कि राहुल गांधी जी, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाला है और बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, ये भी हो सकता है सोनम महाजन, राहुल गांधी जी, राइट सर, सवाल ये आपका। सोनम महाजन, देखिए प्रतीक जी, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका विपक्ष आपको प्लेटर पे रख के एक मुद्दा देगा तो सरकार उसका क्यों इस्तेमाल नहीं करेगी? ये तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो सोच समझ के बात करें। अगर किसी भाजपा के नेता के मुंह से भी ऐसी बात स्लिप होगी जिसका विपक्ष फायदा उठा सकता है तो वो जरूर उठाएगा। ये तो जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है कि आपको क्या कहना चाहिए। डिबेट में आज अभी सिर्फ कॉमा, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।